वेलकम टू विनयकम क्लासेज इंडिया। आज की इस क्लास में हम 16 फरवरी 2023 करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में 16 फरवरी 2023 दैनिक समसामयिकी के इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्लास में आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब बटन इस प्रकार से हो जाएगा और पास में ही है बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो बेल आइकन को क्लिक करने पर आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। आपको ऊपर के ऑप्शन ऑल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएंगे। सभी क्लासेस अपलोड होगी तब आपको हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएंगे। ऑल पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन के इस प्रकार से हो जाएगा। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है जो की आपको ऊर्जा से भर देगा। मोटिवेशन कोड है अब्दुल कलाम आजाद जी का। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आज की करंट अफेयर्स की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के तहत सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में दर्ज किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के तहत सर्वाधिक नामांकन उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज किए गए हैं। ऑप्शन बी राइट है, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 जारी किया है। शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2011 से उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है, जिसमें भारतीय क्षेत्र में स्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण विभिन्न मापदंडों पर विस्तृत जानकारी एकत्रित करता है, जैसे छात्र नामांकन, शिक्षक का डेटा, अवसंरचना संबंधी जानकारी, वित्तीय जानकारी आदि। सर्वाधिक नामांकित छात्रों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु शीर्ष पर स्थित है। ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट तथा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। इमेज में आप देख सकते हैं। अगला है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा नर्मदा नदी के उत्तर से निकलते हुए गुजरात के माही नदी को 2 बार काटती है तथा सोन, रिहंद एवं बेतवा नदी को 1 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कांगो लुआलबा संबेसी नदी प्रणाली की कुल लंबाई 4700 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी बनाती है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली ये एकमात्र प्रमुख नदी है। हमने देखा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जो लिम्पोपो नदी है तथा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जो माही नदी है, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। इनके बारे में हमने महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया है। ऑप्शन ए राइट है, तेलंगाना। इस क्वेश्चन का इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने अपने पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने और परिसर के आसपास के समुदाय को सशक्त बनाने के अपने दृढ़ विश्वास के साथ प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है। वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने कक्षा 9th एंड 12th तेलंगाना मॉडल स्कूल और जूनियर कॉलेज की महत्वाकांक्षी लड़कियों के लिए परियोजना की परिकल्पना की है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए प्रदान करने की लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए प्रदान करने की लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन डी राइट है, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के बुधनी में लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि बुधनी में 400 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसका शिलान्यास जल्द ही होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर सभी वर्गों के निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बहनों को 1000 रुपए की प्रतिमाह यानी 12000 रुपए प्रति वर्ष की राशि दी जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए राइट है, 47वां। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 1 फरवरी 2023 को अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। दुनिया के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तटों को सुरक्षित रखने और भारत की समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडियन कोस्ट गार्ड को औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया है। 500 क्वेश्चन है, 15 से 17 फरवरी तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? 15 से 17 फरवरी तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा।
ऑप्शन बी राइट है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी के नाड़ी शहर में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सित्विनी राबुको द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन की थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक है, जहाँ एक तरफ हम अपने पारंपरिक ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये दिखा रहे हैं कि हिंदी तकनीकी प्रगति के साथ साथ चलने में सफल रही है। इस सम्मेलन में श्रीलंका के 5 सदस्यों वाले सिस्टम मंडल भी शामिल हो रहा है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत से 270 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल फिजी का दौरा करेंगे। साथ ही इस बार के हिंदी सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की भी उम्मीद की जा रही है। फिजी दक्षिण प्रशांत में 300 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह है। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं विश्व हिंदी दिवस के बारे में। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में पहली बार ये दिवस वर्ष 2006 में मनाया गया था। ये उस दिन को चिन्हित करता है जब वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। ये विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भी मनाया जाता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में आयोजित किया गया। वर्ष 2018 में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किया गया। अब हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाए जाने वाले दिन को चिन्हित करने के लिए भारत में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी 8वीं अनुसूची की भाषा भी है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है। फिजी देश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। फिजी, जो कि आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य फिजियाई के नाम से जाना जाता है, दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड से करीब 2000 किमी उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके समीपवर्ती पड़ोसी राष्ट्रों में पश्चिम की ओर वनुआतु, पूर्व में टोंगा और उत्तर में तुवालू है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान डच एवं अंग्रेजी खोजकर्ताओं ने फिजी की खोज की थी। फिजी की कैपिटल है सुवा, यानी कि फिजी देश की राजधानी है सुवा। फिजी के वर्तमान प्रधानमंत्री है सित्विनी राबुका। फिजी में बोले जाने वाली भाषा है फिजी हिंदी या फिजियनी। फिजी के लोगों को फिजियनी या द्वीपवासी कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी राइट है, उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं है। अब हम फैमिली आईडी आइडेंटिटी पोर्टल के बारे में समझ लेते हैं। फैमिली आईडी एक पहचान के लिए बनाया गया पोर्टल है। इसके अलावा हर फैमिली के कम से कम एक सदस्य को नौकरी देने के उद्देश्य से योगी सरकार द्वारा फैमिली आईडी एक पहचान पोर्टल जारी किया गया है। एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक फैमिली को एक विशिष्ट पहचान जारी की जाएगी, जिससे राज्य की फैमिली इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा। साथ ही उसने हाल ही में राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से एबी के प्रसाद को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी राइट है, एबी के प्रसाद। वर्ष 2023 में पत्रकारिता के प्रति उनके योगदान के लिए पत्रकार एबी के प्रसाद को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रति वर्ष ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट है। विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। पहला यूनानी दिवस 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य इसके निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कराने के बारे में जागरूकता फैलाना है। अब हम यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में देख लेते हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति यूनान में उत्पन्न हुई। इसकी नींव हिप्पोक्रेट्स द्वारा रखी गई थी। इस पद्धति को भारत में अरबों और फ्रांसीसियों द्वारा 11वीं शताब्दी के आसपास पेश किया गया था। नवा क्वेश्चन, क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन मनोज पांडे द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए राइट है, मनोज पांडे। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने नई दिल्ली में एक क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड सावधान पुस्तक का विमोचन किया। जनरल पांडे ने उत्कृष्ट संकलन के लिए मध्य कमान की सराहना की, जो एक रचनात्मक प्रस्तुति के साथ गहन शोध को जोड़ता है। 10वां क्वेश्चन है, केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन है? केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता अदिति अशोक है। ऑप्शन सी राइट है, अदिति अशोक है जो केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता है। भारतीय गोल्फ खिलाड़ी अदिति अशोक ने विपिंगो रिंज केन्या में आयोजित मैजिकल केन्या लेडीज ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। अदिति ने लेडीज यूरोपियन टूर LET
गोल्फ में शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 9 शॉट की बढ़त के साथ ये खिताब हासिल किया है। खास बात है कि ये अदिति का चौथा एलईटी खिताब है। आज की करंट अफेयर्स की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में एसबीआई द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। ऑप्शन डी राइट है, गुरुग्राम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई द्वारा गुरुग्राम में देश में स्टार्टअप के लिए तीसरी समर्पित शाखा की स्थापना की गई है। ये शाखा गुरुग्राम, बेंगलुरु और मुंबई के बाद भारत में तीसरी शाखा स्थापित की गई, जिनका मूल्य $100 बिलियन या उससे अधिक है। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा ने कहा कि इस शाखा का मुख्य लक्ष्य एक ही छत के नीचे उद्यमियों को उनकी यात्रा के हर बिंदु पर संगठन के निर्माण से लेकर उनके आईपीओ और एफपीओ तक सहायता प्रदान करना है। आज की इस क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको विनयकम क्लासेस इंडिया टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की क्लास आपको अच्छी लगी है लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की क्लास बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।